तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। देखिए ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ में अगर हम बात करें तो यहाँ साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सबसे आसान लॉ है फिजिक्स का, इसमें आपको सीधे सीधे बताना है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। ये लगभग सभी लोग जान रहे होंगे आप लोग कि वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। ओम्स लॉ भी यही ओम्स लॉ में यही बताया गया है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, इस बात को ध्यान देना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हम लोग तुरंत समझेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ज्योमेट्रिकल फैक्टर। ज्योमेट्रिकल फैक्टर का मतलब हो गया लेंथ एंड एरिया। ज्योमेट्रिकल फैक्टर का मतलब क्या हो गया, लेंथ एंड एरिया। अब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट ज्योमेट्रिकल फैक्टर हो, तो जो करंट जो किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, जो किसी कंडक्टर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो वोल्टेज हम लगाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो करंट होगा यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है और साथ साथ ज्योमेट्रिकल फैक्टर कांस्टेंट है। ये बात यहाँ लिखा गया है। अब यही बात को एक बार फिर से देख लीजिए। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ज्योमेट्रिकल फैक्टर मतलब लेंथ एंड एरिया मस्ट बी constant, then only the current which is passing through a conductor is directly proportional to applied potential difference, जो potential difference हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखो बाबू यहाँ लिखा है V is directly proportional to I। बिल्कुल सही बात, वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, करंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक इज इक्वल टू का साइन यहाँ रखे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखना होगा और यहाँ पे R आता है। ये R क्या है, तो R रेसिस्टेंस है, यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। It is opposition to current. What is resistance? Resistance is simply the opposition to current. जो चीज़ करंट का विरोध करे उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध इसका हिंदी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप जानते होंगे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है रेसिस्टेंस के पास, तो ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट इसका ओम होता है। ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। फिर है इट्स डायमेंशनल फार्मूला। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, तो डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है m1 L2 t के पावर -3 a के पावर -2। ये कैसे आया, ये इस तरह से आता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और r इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई आई। अब यहाँ से r बराबर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है w बाई क्यू, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 t -3 a के पावर कितना, -1। ये इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे करंट है, करंट के लिए A यूज कर रहे हैं। करंट के लिए कहीं कहीं A भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं I भी यूज किया जाता है। ये ऊपर जाएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 t -3 a के पावर क्या, -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला इसका याद रखना है। और रेसिस्टेंस के बारे में ध्यान रखिए कि यहाँ पे रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया है, तभी इज इक्वल टू साइन आया है। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है नोट में कि रेसिस्टेंस को कांस्टेंट होना ही होगा, मस्ट बी कांस्टेंट, नॉट शुड, इट मस्ट बी कांस्टेंट, अदरवाइज नहीं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ को वैलिड होने के लिए रेसिस्टेंस का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो भाई रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ भी वैलिड नहीं होगा। रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, कब नहीं हो सकता उसको समझिए। तो यहाँ लिखा गया कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। रेसिस्टेंस कितना बातों पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे। पहला बात होता है कि अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को अगर हम खींच करके अगर हम लंबा कर दिए तो रेसिस्टेंस लंबा होने से, अगर हम कंडक्टर लंबा होने से रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जैसे आप खुद समझिए कि किसी कमरे की कोई चौड़ाई है, अगर कमरा को खींच के हम लंबा कर सकते हैं और कोई वॉल्यूम ऐड नहीं किया गया तो एरिया कम हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को खींच करके लंबा करेंगे, वॉल्यूम ऐड नहीं है तो उसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। और एरिया अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस भी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दौड़ना है, खाली जगह उसमें दौड़ना है। अब हम उसको खींच के लंबा कर दिए तो एरिया छोटा हो गया, पतला हो गया। एरिया पतला होने से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो स्पेस है वो और घट जाता है, और जब स्पेस कम होता है तो स्पीड जो है बच्चों चलने में बार बार कॉलिजन होता है, क्योंकि जगह कम हो गया है, संख्या वही है, तो बार बार कॉलिजन होगा और जो वो स्मूथली फ्लो कर सकता था इलेक्ट्रॉन वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो लेंथ बढ़ने से एरिया छोटा तो स्पेस कम तो कॉलिजन बढ़ गया, कॉलिजन बढ़ गया तो उतना अच्छा फ्लो नहीं हो पाया, यानी कि करंट का वैल्यू कम हो गया, रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो गया। इसी तरह से इसको समझ सकते हैं एरिया को। देखिए बाबू, एरिया में क्या होगा कि अगर एरिया को हम बड़ा कर दिए,
लेंथ छोटा हो जाएगा भले, लेकिन एरिया क्या होगा, बड़ा। तो एरिया बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन के बीच का स्पेस भी ज़्यादा हो गया। स्पेस अगर ज़्यादा हो गया तो कम कॉलिजन होगा, और कम कॉलिजन से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यानी कि एरिया बढ़ाने से स्पेस बढ़ा, स्पेस बढ़ने से कॉलिजन कम हुआ, कॉलिजन कम होने से रेसिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि करंट का फ्लो अच्छा हो गया। फिर ये समझना है टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम याद रखिएगा रेसिस्टेंस कंडक्टर का बात कर रहे हैं, यही रेसिस्टेंस अगर बैटरी के अंदर का बात करेंगे तो उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। वही रेसिस्टेंस अगर सेमी कंडक्टर का बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। ये हम कंडक्टर के रेसिस्टेंस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको हम इसी चैप्टर में थोड़ा पहले, मतलब पिछले वीडियो में जो हम अपलोड किए थे, उसमें आपको ये बताए थे, इसको मिटाते हैं बाबू, आपको बताया गया था, एक चीज़ आपको बताया गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम प्रूफ कराए थे, E/m × टाउ, ये फॉर्मूला बताए थे। और एक और फॉर्मूला करंट का बताया गया होगा, I = NEA × VD, ये बताया गया होगा। अब ये दोनों फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, ये तभी समझ में आएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बड़ी ध्यान से बाबू 5 मिनट अच्छे से सुनिएगा। अगर हम बोलेंगे कि टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का मोशन तो तेज़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर तेज़ हो गया तो मोशन ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ाने से क्या बढ़ गया, करंट बढ़ गया, और मोशन बढ़ाने से करंट बढ़ा तो रेसिस्टेंस को कम होना चाहिए था। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो मोशन तेज़ हो गया, मोशन तेज़ हो गया तो वहाँ पर करंट भी ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा हो गया तो रेसिस्टेंस को कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। तो आप इसका प्रॉपर अभी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, उसको समझिए। देखिए मोशन से करंट नहीं आता है, फ्लो से करंट आता है। इलेक्ट्रॉन अगर रैंडमली मूव करते रहे अपने जगह, कोई भी करंट वहाँ नहीं आएगा। करते क्या है कि जब कॉलिजन जब होता है ऐसे, जब भी वायर ऐसे बना हुआ है और इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराया, तो टकराते समय थोड़ा देर के लिए रुकता है, ये स्टॉप होता है। टकराते समय कोई भी चीज़ जब टकराता है तो थोड़ा देर के लिए रेस्ट में आता है। ये जो रेस्ट में आने वाला समय है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम इसको बोलते हैं, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, इसी दौरान इसको अगर इधर से प्लस दिए हैं, इधर से अगर इसको माइनस दिए हैं बैटरी के थ्रू, तो ये क्या करेगा, प्लस वाला इसको उसी दौरान इसको खींचेगा जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, टकरा के कहीं से रेस्ट में हो रहा है। तो हम अगर पूछ रहे हैं आपसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन रिलैक्स ज़्यादा करेगा या टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन कम रिलैक्स करेगा, तो किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए वो रिलैक्स नहीं करेगा, बढ़ जाएगा उसका और स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, वो रिलैक्स कम करता है। जब ये टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। और करंट का वैल्यू अगर कम होगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप इसको देखिए और इसको देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कम रिलैक्स किया, रिलैक्सेशन टाइम कम, रिलैक्सेशन टाइम कम करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने से करंट का वैल्यू कम, और करंट का वैल्यू कम होने से रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो गया। और ये है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल मतलब टंगस्टन अगर रहे तो उसका अपना रेसिस्टेंस है मटेरियल वाइज, कॉपर है उसका अलग है, सिल्वर है अलग है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं, रेसिस्टेंस को और डीपली हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए ध्यान देना है, हम बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको इक्वेशन 1 मानिए। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। और यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बटा में A, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बटा में A। अब इसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए तो R इज़ इक्वल टू हो जाएगा रो L बटा में, क्या हो जाएगा, रो L बटा में। और यहाँ पे रो क्या है, तो रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी इसको बोलते हैं, रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो याद रखना है कि इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफ करंट, इट इज़ द ऑपोजिशन टू करंट। आप कह रहे सर अभी आप रेसिस्टेंस को बोले थे ऑपोजिशन ऑफ करंट, और यहाँ पे रेसिस्टिविटी, तो बिल्कुल सही है, दोनों सिमिलर है, दोनों ही करंट का विरोध करते हैं, रेसिस्टेंस भी रेसिस्टिविटी भी। दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर है कि देखिए ये स्केलर क्वांटिटी ये भी है, ये भी कौन सा क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करेंगे ऑपोजिशन टू करंट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट याद रखिए ओम मीटर होता है। क्या इसका ऐसा यूनिट होता है, ओम मीटर, ओम मीटर होता है इसका ऐसा यूनिट होता है। समझ में आ गया बात। अगर इसका डायमेंशन के बारे में बात करें तो डायमेंशन उसका हम बताए थे, रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या बताए थे, M1 L2 T-3 A के पावर -2, ठीक है। अब आप यहाँ से बता सकते हैं तो इसका कितना होगा, R रेसिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा, तो रेसिस्टिविटी का डायमेंशन से पहले फॉर्मूला बोलिए, RA/L, रेसिस्टिविटी का RA/ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब RA/L हो गया, यानी कि 1 मीटर ऊपर बढ़ जा रहा है, इसका मीटर स्क्वायर और इसका कितना मीटर, तो मीटर एक ऊपर बढ़ गया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M1 L2 की जगह क्या हो जाएगा 3T-3 और A के पावर क्या -2। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला में भी अंतर है, ऐसा यूनिट में भी अंतर है, लेकिन काम में सिमिलर है, दोनों ही करंट का क्या करता है, विरोध करता है। ये बात समझ में आ गया होगा। एक और अंतर है कि रेसिस्टिविटी मात्र 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी कितना फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पे, और वो दोनों फैक्टर है रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि रेसिस्टिविटी जो है, ये जो रेसिस्टिविटी है ये ना ही लेंथ पर डिपेंड करेगा और ना ही एरिया पर डिपेंड करेगा। मतलब रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी मात्र 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी दोनों फैक्टर कौन कौन सा है, तो रेसिस्टिविटी एक टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों का काम क्या है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का ऑपोजिशन ऑफ करंट। इसका रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का RA/L भी फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो ये डिफरेंस था रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। अब थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग, एक चीज़ और, इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा स्क्रीन रुक करके। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखो बच्चों, हमारा एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है। क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एक होता है। जैसे एक फॉर्मूला है करेंट डेंसिटी, ये J = सिग्मा ई, क्या होता है, J = सिग्मा ई, कौन सा फॉर्म है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। और एक होता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है V = IR। देखो सर ओम्स लॉ तो हम V = IR पढ़े हैं, ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं, V = IR। आप ये कहाँ से ले आए, तो हम बोलेंगे कि ये डिराइव फॉर्मूला है, एक्चुअल में ये ओम्स लॉ नहीं है, ये डिराइव है। एक्चुअल ओम्स लॉ है J = सिग्मा ई। J यहाँ क्या है, तो J यहाँ पे होता है करंट डेंसिटी। J यहाँ पे क्या होता है, करंट डेंसिटी। देखिए कुछ कुछ टर्म्स आपको जान पहचान कराते हैं। तो J जो हमारा होता है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए समझिए कि J होता है करंट डेंसिटी, और J का फॉर्मूला होता है I बटा में क्या, A। ये क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी। अभी आप पढ़े रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। रो को हम क्या बोलते हैं बाबू, रेसिस्टिविटी। और दोनों के रेसिप्रोकल समझ लो, तो रो जो होता है 1 बटा क्या होता है, सिग्मा होता है। रो क्या होता है, 1 बटा सिग्मा होता है। ये बात आपको समझना है। तो ये समझना है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पूछेगा तो J = सिग्मा ई,
मैक्रोस्कोपिक फॉर्म पूछेगा बड़ा फॉर्म में तो V इज इक्वल टू आई आर। जे यहाँ पे क्या है, करेंट डेंसिटी। ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो ई है बाबू ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जे करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी क्या होता है, तो करेंट डेंसिटी होता है रेशियो करेंट बटा में क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट बटा में क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिग्मा क्या होता है वहाँ का, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। रो अभी आप लोग पढ़े रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये बात आपको समझना है। अब जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला जो बात है इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लास्ट जो पार्ट है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें I बराबर एक फॉर्मूला आपको बताया गया है NEAVD। I बराबर एक फॉर्मूला क्या बताया गया बच्चों, I बराबर NEAVD। तो यहाँ VD बराबर क्या होगा, तो VD बराबर होगा I बटा में NEA। VD बराबर क्या हो जाएगा, I बटा में NEA। VD का फॉर्मूला अभी हम लिखे थे थोड़ा देर पहले, वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा। डबल ई बटा टाउ ये होता है VD का फॉर्मूला, ये हो गया I बटा में NEA, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बाबू V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई एल, V बाई एल। और ये टाउ ये हो गया I बटा कितना, NEA, ठीक है। अब यहाँ से V बाई आई कर लो, तो जब हम V बाई आई कर लेंगे तो V बाई आई से हमको मिलेगा, V बाई आई कर लिए तो ये मिलेगा ML बटा NE स्क्वायर टाउ इंटू A। और ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई क्या हो जाएगा I। तो हमारा V बाई आई क्या है R, और V बाई आई क्या आ गया, ये आ गया। यानी कि हम दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ कंपेयर करें तो हमको समझ में आ गया कि R का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ML बटा NE स्क्वायर टाउ इंटू A, ठीक है। अब R कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट वो समझिए। M क्या है, मास कांस्टेंट। ज्योमेट्रिकल फैक्टर कांस्टेंट रखने के लिए हम बोले थे L और A कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। E और N, E तो मैग्नीट्यूड है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कांस्टेंट। और कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तो टाउ कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर अगर वेरिएबल तो R वेरिएबल, R वेरिएबल तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो टाउ कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। ज्योमेट्रिकल फैक्टर कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया है, मास कांस्टेंट है, N नंबर कांस्टेंट है, और E का वैल्यू आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वो भी अपने आप में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला हो गया ML बटा NE स्क्वायर टाउ इंटू A। अब यहीं पे R का फॉर्मूला एक पढ़े हैं रो L बाई ए। क्या पढ़े हैं R का फॉर्मूला, रो L बाई ए। तो रो L बाई ए जो पढ़े हैं बाबू, तो यहाँ पे बताइए कि L बाई ए और L बाई ए कंपेयर किए तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा M बटा में NE स्क्वायर टाउ। ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेसिस्टिविटी का। और अभी हम बताए थे कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, NE स्क्वायर टाउ बटा में क्या हो जाएगा, M। NE स्क्वायर टाउ बटा में क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हमारा आ गया, ये आ गया हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें इसके बाद माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में बता रहे थे कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इससे प्रूफ होकर क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब इस चीज़ को भी हम प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। तो J इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू ई। J का वैल्यू बताइए, J का वैल्यू है I बटा में A, अभी पीछे लिखे थे। सिग्मा का वैल्यू क्या है, तो NE स्क्वायर टाउ बटा में क्या है, M। और E का वैल्यू क्या है, V बटा में L, V बटा में L। अब V को एक साइड छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये I इंटू ML, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ इंटू A, I इंटू ML NE स्क्वायर टाउ इंटू A। अब ML बटा NE स्क्वायर टाउ इंटू A किसका फॉर्मूला है, R का। तो क्या आ गया, V इज इक्वल टू क्या आ गया, I इंटू R। ये डेराइव फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ते हैं।
तो स्टार्टिंग क्या हो गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई ओम्स लॉ, और इससे डिराइव करने के बाद क्या आ गया, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ये हमारा फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। अब इस पे बहुत अच्छा रिलेटेड न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट ये है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।